देश में यूं तो कोरोना के मामले बिल्कुल नियंत्रण में हैं और प्रतिदिन तकरीबन 1% से भी कम केस आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो एक नए वेरिएंट सामने आया है और चीन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है, तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। और अभी से चिकित्सा जगत में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो ये नया वेरिएंट है XBB, इसका हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अंशुमान हैं और इनसे ही हम जानते हैं कि कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है वो कितना हार्मफुल होगा और इसका क्या असर इम्पैक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये सुन के आश्चर्य नहीं करना है, न डरना है कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया। वायरस वेरिएंट बनाएगा, जैसे कि इंसान अपनी प्रोजेनी बनाता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे फिर बच्चे पैदा करते हैं, उसके बच्चे फिर बच्चे पैदा करते हैं। तो वायरस भी अपना सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है कि नए नए स्ट्रेन बनाए और ऐसे स्ट्रेन बनाए जो इम्यून सिस्टम को चकमा दे और जो पहले वायरस ने गलती की उस तरह की गलती न करे और सर्वाइव करे। इस तरह से स्ट्रेन बनते रहते हैं। मौजूदा जिस स्ट्रेन की बात आ रही है, स्ट्रेन चीन में जरूर फैला है और लॉकडाउन की बात हो रही है। देखिए, चीन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चलता है। चीन उम्मीद करता है कि एक भी कोविड पॉजिटिव केस ना हो। पागलपन है उसका, जिसको हम कहते हैं ऑब्सेशन इन मेडिकल साइंस। ये पॉसिबल नहीं है। अगर वायरस आपके अंदर आ गया, समाज में आ गया, सोसाइटी में आ गया, रहेगा और 2, 4, 10 केसेज रहेंगे, इसको हम कहते हैं एंडेमिक। हिंदुस्तान भी एंडेमिक फेज से गुजर रहा है। नए स्ट्रेन आएंगे, एंडेमिक स्पाइक आएगा, मतलब केसेज बढ़ जाएंगे। लेकिन पैंडेमिक अब कहना या एपिडेमिक कहना उचित नहीं होगा आज की तारीख में। उससे ज्यादा केसेज आपके डेंगू के हो रहे हैं, मलेरिया के हो रहे हैं, उस पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। अभी जो कोविड हुआ था उसके कई वेरिएंट्स का हम लोग सामना कर चुके हैं, तो क्या उसमें जो हमने वैक्सीन ली थी, जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में विकसित हुई, वो इस नए वेरिएंट पे कारगर होगा? बिल्कुल, 2 नए वेरिएंट खास करके आए हैं, जिसमें BA ग्रुप के BA.5 का ही डेरिवेटिव है 2.75.2 और XBB। इनमें देखा गया है कि लगभग 6 गुना इफेक्टिविटी ज्यादा आ गई है, जो इम्यून सिस्टम को चकमा दे दे। मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता हमने बना ली वैक्सीन से, उसको चकमा देके शरीर में आ जाए। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? शरीर में आके वायरस बीमारी कराएगा, मतलब लंग इंजरी करा दे, पैंक्रियाज को इंजरी करा दे या GI सिस्टम को करा दे। ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो चकमा दे भी रहा है तो हानिकारक जब तक नहीं हो रहा तब तक हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हो सकता है एक फायदे का विषय क्या हो, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दे। जैसे स्पाइक प्रोटीन आएगा, हमारे इम्यून सिस्टम का मेमोरी सेल T सेल काम करेगा, डिटेक्ट करेगा कोरोना वायरस फिर से आया है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लेगा। इसकी संभावना है। तो हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट को चाहिए इस पे काम करे rather than कि डराने का काम करे पब्लिक को। अभी पिछले 2-3 दिनों से काफी चर्चाएं चल रही हैं। जो हमारे हॉस्पिटल्स तमाम खोले गए थे, कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे, उन सबको वाइंड अप कर दिया गया है। अब उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है जो अभी नए वेरिएंट्स आए हैं वो 3-4 सप्ताह बाद जो है वो अपना असर दिखाएगा। तो हमारा ये जो कोविड पैंडेमिक आया था उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने विकसित किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो आपको लगता है आने वाले और भी पैंडेमिक के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, या फिर हमें नए सिरे से किसी भी महामारी को झेलने के लिए काम करना होगा? जो कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको वाइंड अप किया गया। हर समय हेल्थ में डायनेमिक हेल्थ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जरूरत हो तो बढ़ाओ, जरूरत ना हो तो कम करो। वो टेम्परेरी व्यवस्था होती है। जरूरत क्या है जो होनी चाहिए थी, अभी भी नहीं हुई है, हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग करना, सुदृढ़ और मजबूत बनाना इन जनरल। जैसे बेसिक ऑक्सीजन की फैसिलिटी, पल्स ऑक्सीमीटर की फैसिलिटी, बीपी मॉनिटरिंग की फैसिलिटी, आइसोलेशन की फैसिलिटी, ये भी हिंदुस्तान के दूर सुदूर जगह नहीं थी। उसको आप कर लें, जो कि नहीं है आपके पास। उसका कोई लेना देना नहीं महामारी आए या नहीं आए। दूसरी बात, महामारी कोविड लास्ट महामारी नहीं है। मनुष्य जब तक है तब तक वायरल पैंडेमिक आता रहेगा, आगे भी आएगा। उसके लिए जनरल आपको चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हेल्थ की पूरे हिंदुस्तान में सुदृढ़ हो जाए। उसके लिए टेम्परेरी कोविड सेंटर फिर से ना बनाना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक बात है कि आने वाले 3-4 हफ्ते में कोविड केसेस क्या बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। दीपावली का समय और फेस्टिवल का समय आएगा, दीपावली और छठ का समय आने वाला है, जिसमें गैदरिंग होगी। कोविड कैरियर हमारे बीच घूमेंगे, घूम रहे हैं और ये रहेंगे, जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर। इनके पास आने से कुछ व्यक्ति जो सिम्टोमेटिक होंगे उनका टेस्ट कराया जाएगा। या सर्दी खांसी जुकाम लेके, बुखार लेके जब मरीज अस्पताल आता है तो हम लोग आज रूटीन में सबका कोविड टेस्ट करा रहे हैं। ऐसे केसेस पॉजिटिव आएंगे, नंबर्स बढ़ेंगे। उन नंबर्स को देख के घबराना नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जीवन हताहत ना हो,
जीवन की क्षति ना हो, इस पे कोशिश होनी चाहिए rather than कि नंबर्स कितने बढ़ रहे हैं। नंबर्स का कोई महत्व नहीं रहा, आंकड़ों का कोई महत्व नहीं रहा कोविड में। तो अभी जिस तरह हम एंडेमिक की, आपने भी कहा जो ये एंडेमिक है, इसमें तो नए वेरिएंट्स को लेकर के उतनी मतलब चिंता नहीं करनी चाहिए लोगों को, बट लेकिन अभी भी बूस्टर डोज कोविड के वैक्सीन को लेकर के काफी अफरा तफरी है। पहले तो कई सारे सेंटर थे जहां पे वैक्सीन मिलती थी, अभी बहुत कम जगहों पर मिलती है और लोग लगा भी रहे हैं, सरकार भी अपील कर रही है। तो इस वैक्सीन का क्या असर होगा? ये वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता क्या विकसित करेगी उन नए वेरिएंट्स से? देखिए, वैक्सीन दोनों डोज लगाने का बिल्कुल आह्वान किया गया, कैंपेन की तरह चलाया गया और जरूरी भी था, क्योंकि कोविड को एंडेमिक की तरह पुश करने, धक्का देकर किनारे करने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र साधन था, हमने किया। बूस्टर डोज रिकमेंड किया था एल्डरली मतलब वल्नरेबल ग्रुप को और हेल्थ केयर में जिन पे हाई वायरल लोड का असर हो सकता था, ये भी कर दिया। उसके बाद आप इसको लॉजिक की तरह समझिए, जब आप कहते थे कोविड का इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद आप वैक्सीन 3 महीने तक नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन होने में आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो चुका था। तो फिर अब जब बार बार लो ग्रेड इन्फेक्शन हो रहा है कोविड का, तो बूस्टर डोज क्या कर लेगा आपका? लो ग्रेड इन्फेक्शन होकर इम्यून सिस्टम, जरूरत क्या है आपको? इम्यूनोग्लोबुलिन स्टडी कीजिए कि जिनमें कोविड के लो ग्रेड इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन अगर बढ़ रहा है तो बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। अब बात आती है तो फिर क्यों बूस्टर डोज के लिए या अलग अलग वैक्सीन के लिए या तमाम जो किए जा रहे हैं? सबसे पहली बात, जो नए वेरिएंट की बात हो रही है, जब ये इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा है एग्जिस्टिंग वैक्सीन लगने के बाद, तो फिर तो एग्जिस्टिंग वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने का फायदा नहीं है। तो फिर बूस्टर डोज या एग्जिस्टिंग वैक्सीन की बात क्यों आ रही है? बाजारवाद है, व्यापार चल रहा है, उस व्यापार में न उलझें। फिर दूसरी बात आती है यूनिवर्सल कोरोना वैक्सीन। उसके लिए रसिया ने भी नाटक किया, खोस्ता 2 वायरस आ गया जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए यूनिवर्सल वैक्सीन आना चाहिए। तो उनसे जरा मैं पूछता हूं कि खोस्ता 1 तो आया था 2020 में, तब वैक्सीन की बात क्यों नहीं कही थी? इसलिए नहीं कही थी, उसमें वैक्सीन था ही नहीं। अब वैक्सीन आ गया तो उनको यूनिवर्सल वैक्सीन की बात खोस्ता 2 से डरा के, उनसे ये पूछा जाए कि कितने लोगों को खोस्ता 2 ने इन्फेक्ट किया, कितने लोगों की मौत हुई? एक भी इंसान को खोस्ता 2 ने इन्फेक्ट नहीं किया है। वैक्सीन की बात इसलिए हो रही कि नए यूनिवर्सल वैक्सीन लेके शायद बना चुके हैं, लेके आना होगा और मार्केट में पंप करना होगा। तो बैलेंस करना है आपको। कोविड से डेथ रिजल्टिंग किसका है? कोविड इन्फेक्शन और आपके इम्यून सिस्टम। तो आप अपने जीवन शैली को इंप्रूव करें, इम्यून सिस्टम को सम अवस्था में रखें, न बढ़ाना है न कम करना है, सम अवस्था में रखें, कोविड को आप मात देंगे। रादर देन पागलपन जो मेडिकल साइंस का चल रहा है उसमें उलझ जाए। तो आपकी बातों से लगता है क्या हम कह सकते हैं इस पेंडेमिक के बाद जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है वो बाजारवाद की गिरफ्त में आ गया है? देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर बहुत कुचित अवस्था में आ चुका है, एक कोने में दब गया है। तो मेडिकल प्रोफेशन की जब बात होती है तो सिर्फ ये मत समझिए कि डॉक्टर है, इसमें बड़े व्यापारी आ गए हैं, जिसमें जिसको आज कहा जाता है इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट और अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जब ही आएगा तो ये मुनाफे के लिए आता है भाई, इसको कोई भी समाज सेवा करना नहीं है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जनता को इस बाजार में नहीं फंसने दे। व्यापार तो हर जगह हो ही रहा, वहां होने दे। मेडिकल साइंस को, एजुकेशन को और डिफेंस को बाजारवाद से हटा दे। ये तो गवर्नमेंट का निर्णय है, उसको कर ले। अदरवाइज ये बाजारवाद में ऐसा फंसेगा जो डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, हेल्थ केयर बीमार हो जाएगा। आपने भी कहा कि अभी यूनिवर्सल वैक्सीन के लिए जब कोविड आया था उसके बाद वैक्सीन बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ, और अभी जब इसके वेरिएंट्स आप कह ही रहे हैं कि ये आने वाले समय में भी ये वेरिएंट्स बदलते रहेंगे, इसके स्पाइक्स, तो ये लगता नहीं कि भारत को भी वैक्सीन के लिए कोई ऐसा वैक्सीन बनाए जो वाकई मतलब सभी वेरिएंट्स पे के लिए इफेक्टिव हो? देखिए, यूनिवर्सल वैक्सीन की जहां तक बात है, जो वायरस आया ही नहीं है, आपको आश्चर्य होगा 8.5 बिलियन इंसान धरती पे है और उससे ज्यादा बिलियन वायरस है। तो किन किन वायरस का वैक्सीन आप बनाएंगे? इम्पॉसिबल है। वैक्सीन हम तभी बनाते हैं जब कोई केस बहुत ज्यादा डेथ करने लगे, पूरे विश्व में फैल जाए, तब हमें वैक्सीन की बात आती है। तो इस तरह से यूनिवर्सल वैक्सीन की भी बात उचित नहीं है अभी की स्टेज में, क्योंकि प्रिडिक्ट करना कि कोरोना वायरस क्या रूप लेगा, ये किसी भी साइंटिस्ट के पास अभी इसका फॉर्मूला नहीं है कि क्या रूप लेने वाला है। म्यूटेशन हो रहे हैं, आप रिपोर्ट कर देते हैं, पहले बताइए ना कितने म्यूटेशन होंगे, कहां जाने वाला है वायरस, आपको पता नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्सल वैक्सीन का फॉर्मूला बिल्कुल फिलोसफिकली गलत है, अभी उस पर काम नहीं होना चाहिए। भारत को अगर काम करना है तो यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी पे काम करे, हेल्थ स्ट्रेटजी बनाए अच्छी,
जिससे यूनिवर्सल हेल्थ टू ऑल, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी टू ऑल एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, विकेंद्रीकरण कर दे, हर जगह बेसिक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो, इतना काम कर दो, मौतें कम हो जाएंगी। कोरोना क्यों, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, इन सब बीमारियों से मौतें कम हो जाएंगी और बाकी एडिक्शन, फूड एडल्ट्रेशन को कम कर दे, भारत स्वस्थ हो जाएगा। तो नए वेरिएंट्स या अन्य बीमारियों से बचाव के लिए अभी जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे, तो हमें उन प्रोटोकॉल का पालन करेंगे ताकि आने वाले वेरिएंट से भी हम बच सकते हैं, या और कोई आपकी सलाह? बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल बनाया गया था बिल्कुल यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, उससे ही काफी लोग बचे हैं। बेसिक हमारा है कि हाई वायरल लोड ना आए, उस प्रोटोकॉल से हम या तो इन्फेक्ट नहीं होते थे या लो वायरल लोड आता था, इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट होता है, उसको फॉलो करें। सुपर स्प्रेडर इवेंट को खास करके इन दिनों जब नए वेरिएंट्स आ रहे हैं अवॉइड करें, और जहां हो सकता है वल्नरेबल एज ग्रुप के लोग, वल्नरेबल बीमारी के साथ वाले लोग मास्क का प्रयोग कर लें, इतना ही काफी है। ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, चिंता स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम गड़बड़ होगा और आप ज्यादा बीमार होंगे। पिछले 15 दिनों की हम बात करें तो उस दौरान कोरोना के केस दिल्ली की हम अगर बात कर रहे हैं तो 100 से भी कम आ रहे थे, संक्रमण दर 1% के करीब था, लेकिन प्रतिदिन 2-3 पेशेंट्स जो थे वो उनकी डेथ भी हो रही थी। तो ऐसा मतलब क्या? पहली बात देखिए, आंकड़े का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, 100 भी है या 1000 भी है, डेथ हो तो कंसर्न पॉइंट जरूर है। डेथ किनकी हुई? जिनको क्या हाई रिस्क बीमारियां थी साथ में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, किडनी डिजीज। ये भी हो सकता है कि मरीज बीमारी कैंसर की लेके आया या हार्ट डिजीज की लेके आया और कोरोना टेस्ट किया गया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कोरोना डेथ, जबकि डेथ कोरोना के कारण नहीं हुई, हार्ट डिजीज के कारण या कैंसर के कारण डेथ हुई। इसलिए ये पेचीदा मामला है, हर डेथ को कोरोना पॉजिटिव जस्ट होने के कारण कोरोना डेथ ना बोला जाए तो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल, अभी पिछले दिनों कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से काफी मौतें हो रही है, अचानक बल्ब की तरह लोग फ्यूज हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी माना जा रहा है जो कोविड आया हुआ है, उसके जो कोविड से संक्रमित हो चुका था वैसे लोगों को ये अटैक कर रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर एरिक, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के जो एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने 8 केसेज में ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम डिसेक्शन करके देखा था, तो लंग के ब्लड वेसल में माइक्रोक्लॉट्स पाया गया था। माना था कि लंग इंजरी माइक्रोक्लॉट्स के कारण हो रही है, डायरेक्ट कोविड के कारण, मतलब माइक्रोक्लॉट बनना कोविड का एक मैनिफेस्टेशन है, एक लक्षण है। सेम माइक्रोक्लॉट हार्ट में अगर आ जाए तो हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है, लेकिन क्या कोविड डायरेक्टली सारे हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये क्यों चिंता का विषय है? चिंता से आपका बीपी बढ़ सकता है, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं और कोविड का तनाव लेते हैं तो हो सकता है इसका मैनिफेस्टेशन हार्ट अटैक हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कोविड माइक्रोक्लॉट बनाए और हार्ट अटैक हो जाए, दोनों संभावना बनेगी। तो बेहतर है जो आपके कंट्रोल में है उसको करें, तनाव न लें, बीपी न बढ़ाएं और कोविड की चिंता न करें, इसको कंट्रोल रखें, हार्ट अटैक की संभावना कम रहेगी। जो वैक्सीन से जहां तक एक मिथ निकला था कि वैक्सीन लगाने से भी हार्ट अटैक हो रहा है, उसको साइंटिस्ट ने पूरा चेक करके खारिज कर दिया कि वैक्सीन से माइक्रोक्लॉट नहीं बन रहे हैं और डेथ नहीं हो रही है। वैक्सीन हर समय स्वस्थ व्यक्ति को लगाया जाता है, इसलिए उसकी सेफ्टी बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उसको साइंटिस्ट ने पूरी तरह तामील किया है, तभी जाके वैक्सीन आया है। तो जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि हमें इन नए वेरिएंट्स का और भी अन्य बीमारियों के प्रति जो अभी हमारे अंदर नहीं है उसको लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन शैली चलें और जिएं, और इसके अलावा जो आपने कोरोना के दौरान आपने जो संयमित होकर के अपने जीवन जीने की शैली अपनाई थी, उस शैली को ही आप बरकरार रखें तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और सरकार से भी इन्होंने संदेश दिया है कि हमें जरूरत है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने की, ताकि सब सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों के प्रति भी लोगों को बेहतर इलाज सुविधाएं मिल सके, और इसके साथ ही हम अपने ह्यूमन मानव जीवन के प्रति जो है अपने जो फर्ज है उसको भी हम अदा कर सकते हैं। तो ईटीवी भारत से आशुतोष झा, दिल्ली। अच्छा, लेकिन जरूरत नहीं है सर, तो वन ऐसे कर लें। हाँ। जब यहाँ करूंगा ना तो इन पर ही फोकस करना है, मुझे नहीं लेना फ्रेम में। अच्छा, तो फिर तो ऐसे ही रहता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ा सा और इधर विजुअल प्लान बना लीजिए सर।
कुछ फोटोज भी वो बना लेंगे सर बाद में, चलिए। शुरू करें। देश में यूं तो कोरोना के मामले बिल्कुल नियंत्रण में हैं और प्रतिदिन तकरीबन 1% से भी कम केस आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो एक नई वेरिएंट सामने आया है और चीन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है, तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। और अभी से चिकित्सा जगत में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो ये नया वेरिएंट है XBB, इसका कितना असर होगा। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अंशुमान कुमार यहाँ रोक लीजिए, कंटिन्यू कर हाँ, दीजिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार एक बार आप बोल लीजिए नाम थोड़ा इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अंशुमान हैं और इनसे ही हम जानते हैं कि कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है वो कितना हार्मफुल होगा और इसका क्या असर इम्पैक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये सुन के आश्चर्य नहीं करना है, न डरना है कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया। वायरस वेरिएंट बनाएगा, जैसे इंसान अपनी प्रोजेनी बनाता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे फिर बच्चे पैदा करते हैं, उसके बच्चे फिर बच्चे पैदा करते हैं। तो वायरस भी अपना सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है कि नए नए स्ट्रेन बनाए और ऐसे स्ट्रेन बनाए जो इम्यून सिस्टम को चकमा दे और जो पहले वायरस ने गलती की उस तरह की गलती न करे और सर्वाइव करे। इस तरह से स्ट्रेन बनते रहते हैं। मौजूदा जिस स्ट्रेन की बात आ रही है, स्ट्रेन चीन में जरूर फैला है और लॉकडाउन की बात हो रही है। देखिए, चीन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चलता है। चीन उम्मीद करता है कि एक भी कोविड पॉजिटिव केस ना हो। पागलपन है उसका, जिसको हम कहते हैं ऑब्सेशन इन मेडिकल साइंस। ये पॉसिबल नहीं है। अगर वायरस आपके अंदर आ गया, समाज में आ गया, सोसाइटी में आ गया, रहेगा और 2, 4, 10 केसेज रहेंगे, इसको हम कहते हैं एंडेमिक। हिंदुस्तान भी एंडेमिक फेज से गुजर रहा है। नए स्ट्रेन आएंगे, एंडेमिक स्पाइक आएगा, मतलब केसेज बढ़ जाएंगे। लेकिन पैंडेमिक अब कहना या एपिडेमिक कहना उचित नहीं होगा आज की तारीख में। उससे ज्यादा केसेज आपके डेंगू के हो रहे हैं, मलेरिया के हो रहे हैं, उस पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। अभी जो कोविड हुआ था उसके कई वेरिएंट्स का हम लोग सामना कर चुके हैं, तो क्या उसमें जो हमने वैक्सीन ली थी, जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में विकसित हुई, वो इस नए वेरिएंट पे कारगर होगा? बिल्कुल, 2 नए वेरिएंट खास करके आए हैं, जिसमें BA ग्रुप के BA5 का डेरिवेटिव है 2.75.2 और XBB। इनमें देखा गया है कि लगभग 6 गुना इफेक्टिविटी ज्यादा आ गई है, जो इम्यून सिस्टम को चकमा दे दे। मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता हमने बना ली वैक्सीन से, उसको चकमा देके शरीर में आ जाए। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? शरीर में आके वायरस बीमारी कराएगा, मतलब लंग इंजरी करा दे, पैंक्रियाज को इंजरी करा दे या GI सिस्टम को करा दे। ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो चकमा दे भी रहा है तो हानिकारक जब तक नहीं हो रहा तब तक हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हो सकता है एक फायदे का विषय क्या हो, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दे। जैसे स्पाइक प्रोटीन आएगा, हमारे इम्यून सिस्टम का मेमोरी सेल T सेल काम करेगा, डिटेक्ट करेगा कोरोना वायरस फिर से आया है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लेगा। इसकी संभावना है। तो हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट को चाहिए इस पे काम करे, रादर देन कि डराने का काम करे पब्लिक को। अभी पिछले 2-3 दिनों से काफी चर्चाएं चल रही हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स तमाम खोले गए थे, कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे, उन सबको वाइंड अप कर दिया गया है। अब उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है जो अभी नए वेरिएंट्स आए हैं वो 3-4 सप्ताह बाद जो है वो अपना असर दिखाएगा। तो हमारा ये जो कोविड पैंडेमिक आया था उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने विकसित किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो आपको लगता है आने वाले और भी पैंडेमिक के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, या फिर हमें नए सिरे से किसी भी महामारी को झेलने के लिए काम करना होगा? जो कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको वाइंड अप किया गया। हर समय हेल्थ में डायनेमिक हेल्थ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जरूरत हो तो बढ़ाओ, जरूरत ना हो तो कम करो। वो टेम्पररी व्यवस्था होती है। जरूरत क्या है जो होनी चाहिए थी, अभी भी नहीं हुई है, हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग करना, सुदृढ़ और मजबूत बनाना इन जनरल। जैसे बेसिक ऑक्सीजन की फैसिलिटी, पल्स ऑक्सीमीटर की फैसिलिटी, बीपी मॉनिटरिंग की फैसिलिटी, आइसोलेशन की फैसिलिटी, ये भी हिंदुस्तान के दूर सुदूर जगह नहीं थी। उसको आप कर लें, जो कि नहीं है आपके पास। उसका कोई लेना देना नहीं महामारी आए या नहीं आए। दूसरी बात, महामारी कोविड लास्ट महामारी नहीं है। मनुष्य जब तक है तब तक वायरल पैंडेमिक आता रहेगा, आगे भी आएगा। उसके लिए जनरल आपको चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हेल्थ की,
पूरे हिंदुस्तान में सुदृढ़ हो जाए। उसके लिए टेम्पररी कोविड सेंटर फिर से ना बनाना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक बात है कि आने वाले 3-4 हफ्ते में कोविड केसेस क्या बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। दीपावली का समय और फेस्टिवल का समय आएगा, दीपावली और छठ का समय आने वाला है, जिसमें गैदरिंग होगी। कोविड कैरियर हमारे बीच घूमेंगे, घूम रहे हैं और ये रहेंगे, जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर। इनके पास आने से कुछ व्यक्ति जो सिम्टोमेटिक होंगे उनका टेस्ट कराया जाएगा, या सर्दी खांसी जुकाम लेके बुखार लेके जब मरीज अस्पताल आता है तो हम लोग आज रूटीन में सबका कोविड टेस्ट करा रहे हैं। ऐसे केसेस पॉजिटिव आएंगे, नंबर्स बढ़ेंगे। उन नंबर्स को देख के घबराना नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जीवन हताहत ना हो, जीवन की क्षति ना हो, इस पे कोशिश होनी चाहिए rather than कि नंबर्स कितने बढ़ रहे हैं। नंबर्स का कोई महत्व नहीं रहा, आंकड़ों का कोई महत्व नहीं रहा कोविड में। तो अभी जिस तरह हम एंडेमिक की, आपने भी कहा जो ये एंडेमिक है, इसमें तो नए वेरिएंट्स को लेकर के उतनी मतलब चिंता नहीं करनी चाहिए लोगों को, लेकिन अभी भी बूस्टर डोज कोविड की वैक्सीन को लेकर के काफी अफरा तफरी है। पहले तो कई सारे सेंटर थे जहां पे वैक्सीन मिलती थी, अभी बहुत कम जगहों पर मिलती है और लोग लगा भी रहे हैं, सरकार भी अपील कर रही है। तो इस वैक्सीन का क्या असर होगा? ये वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता क्या विकसित करेगी उन नए वेरिएंट्स से? देखिए, वैक्सीन दोनों डोज लगाने का बिल्कुल आह्वान किया गया, कैंपेन की तरह चलाया गया और जरूरी भी था, क्योंकि कोविड को एंडेमिक की तरह पुश करने, धक्का देकर किनारे करने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र साधन था। हमने किया। बूस्टर डोज रिकमेंड किया था एल्डरली मतलब वल्नरेबल ग्रुप को और हेल्थ केयर में जिन पे हाई वायरल लोड का असर हो सकता था, ये भी कर दिया। उसके बाद आप इसको लॉजिक की तरह समझिए। जब आप कहते थे कोविड का इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद आप वैक्सीन 3 महीने तक नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन होने में आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो चुका था। तो फिर अब जब बार बार लो ग्रेड इन्फेक्शन हो रहा है कोविड का, तो बूस्टर डोज क्या कर लेगा आपका? लो ग्रेड इन्फेक्शन होकर इम्यून सिस्टम, जरूरत क्या है आपको? इम्यूनोग्लोबुलिन स्टडी कीजिए कि जिनमें कोविड के लो ग्रेड इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन अगर बढ़ रहा है तो बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। अब बात आती है तो फिर क्यों बूस्टर डोज के लिए या अलग अलग वैक्सीन के लिए या तमाम जो किए जा रहे हैं? सबसे पहली बात, जो नए वेरिएंट की बात हो रही है, जब ये इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा है एग्जिस्टिंग वैक्सीन लगने के बाद, तो फिर तो एग्जिस्टिंग वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने का फायदा नहीं है। तो फिर बूस्टर डोज या एग्जिस्टिंग वैक्सीन की बात क्यों आ रही है? बाजारवाद है, व्यापार चल रहा है, उस व्यापार में न उलझें। फिर दूसरी बात आती है यूनिवर्सल कोरोना वैक्सीन। उसके लिए रसिया ने भी नाटक किया, खोस्ता 2 वायरस आ गया जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए यूनिवर्सल वैक्सीन आना चाहिए। तो उनसे जरा मैं पूछता हूं कि खोस्ता 1 तो आया था 2020 में, तब वैक्सीन की बात क्यों नहीं कही थी? इसलिए नहीं कही थी, उसमें वैक्सीन था ही नहीं। अब वैक्सीन आ गया तो उनको यूनिवर्सल वैक्सीन की बात खोस्ता 2 से डरा के उनसे ये पूछा जाए कि कितने लोगों को खोस्ता 2 ने इन्फेक्ट किया, कितने लोगों की मौत हुई? एक भी इंसान को खोस्ता 2 ने इन्फेक्ट नहीं किया है। वैक्सीन की बात इसलिए हो रही कि नए यूनिवर्सल वैक्सीन लेके शायद बना चुके हैं, लेके आना होगा और मार्केट में पंप करना होगा। तो बैलेंस करना है आपको। कोविड से डेथ रिजल्टिंग किसका है? कोविड इन्फेक्शन और आपके इम्यून सिस्टम। तो आप अपने जीवन शैली को इंप्रूव करें, इम्यून सिस्टम को सम अवस्था में रखें, न बढ़ाना है न कम करना है, सम अवस्था में रखें, कोविड को आप मात देंगे। रादर देन पागलपन जो मेडिकल साइंस का चल रहा है उसमें उलझे। तो आपकी बातों से लगता है क्या हम कह सकते हैं इस पेंडेमिक के बाद जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है वो बाजारवाद की गिरफ्त में आ गया है? देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर बहुत कुचित अवस्था में आ चुका है, एक कोने में दब गया है। तो मेडिकल प्रोफेशन की जब बात होती है तो सिर्फ ये मत समझिए कि डॉक्टर है, इसमें बड़े व्यापारी आ गए हैं, जिसमें जिसको आज कहा जाता है इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट और अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जब ही आएगा तो ये मुनाफे के लिए आता है भाई, इसको कोई भी समाज सेवा करना नहीं है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जनता को इस बाजार में नहीं फंसने दे। व्यापार तो हर जगह हो ही रहा है, वहां को होने दे। मेडिकल साइंस को, एजुकेशन को और डिफेंस को बाजारवाद से हटा दे। ये तो गवर्नमेंट का निर्णय है, उसको कर ले। अदरवाइज ये बाजारवाद में ऐसा फंसेगा जो डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, हेल्थ केयर बीमार हो जाएगा। आपने भी कहा कि अभी यूनिवर्सल वैक्सीन के लिए जब कोविड आया था उसके बाद वैक्सीन बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ, और अभी जब इसके वेरिएंट्स आप कह ही रहे हैं कि आने वाले समय में भी ये वेरिएंट्स बदलते रहेंगे, इसके स्पाइक्स, तो ये लगता नहीं जो भारत को भी वैक्सीन के लिए कोई ऐसा वैक्सीन बनाए जो वाकई मतलब सभी वेरिएंट्स पे के लिए इफेक्टिव हो? देखिए, यूनिवर्सल वैक्सीन की जहां तक बात है, जो वायरस आया ही नहीं है, आपको आश्चर्य होगा 8.5 बिलियन इंसान धरती पे है
और उससे ज्यादा मिलियन वायरस है, तो किन किन वायरस का वैक्सीन आप बनाएंगे? इम्पॉसिबल है। वैक्सीन हम तभी बनाते हैं जब कोई केस बहुत ज्यादा डेथ करने लगे, पूरे विश्व में फैल जाए, तब हमें वैक्सीन की बात आती है। तो इस तरह से यूनिवर्सल वैक्सीन की भी बात उचित नहीं है अभी की स्टेज में, क्योंकि प्रिडिक्ट करना कि कोरोना वायरस क्या रूप लेगा, ये किसी भी साइंटिस्ट के पास अभी इसका फॉर्मूला नहीं है कि क्या रूप लेने वाला है। म्यूटेशन हो रहे हैं, आप रिपोर्ट कर देते हैं, पहले बताइए ना कितने म्यूटेशन होंगे, कहां जाने वाला है वायरस, आपको पता नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्सल वैक्सीन का फॉर्मूला बिल्कुल फिलोसफिकली गलत है, अभी उस पर काम नहीं होना चाहिए। भारत को अगर काम करना है तो यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी पे काम करें, हेल्थ स्ट्रेटजी बनाए अच्छी, जिससे यूनिवर्सल हेल्थ टू ऑल, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी टू ऑल एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, विकेंद्रीकरण कर ले, हर जगह बेसिक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इतना काम कर दो, मौतें कम हो जाएंगी। कोरोना क्यों, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, इन सब बीमारियों से मौतें कम हो जाएंगी, और बाकी एडिक्शन, फूड एडल्ट्रेशन को कम कर दे, भारत स्वस्थ हो जाएगा। तो नए वेरिएंट्स या अन्य बीमारियों से बचाव के लिए अभी जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे, तो हमें उन प्रोटोकॉल का पालन करेंगे ताकि आने वाले वेरिएंट से भी हम बच सकते हैं, या और कोई आपकी सलाह? बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल बनाया गया था बिल्कुल यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, उससे ही काफी लोग बचे हैं। बेसिक हमारा है कि हाई वायरल लोड ना आए, उस प्रोटोकॉल से हम या तो इन्फेक्ट नहीं होते थे या लो वायरल लोड आता था, इम्यून सिस्टम हमारा बुस्ट होता है, उसको फॉलो करें। सुपर स्प्रेडर इवेंट को खास करके इन दिनों जब नए वेरिएंट्स आ रहे हैं अवॉइड करें, और जहां हो सकता है वल्नरेबल एज ग्रुप के लोग, वल्नरेबल बीमारी के साथ वाले लोग मास्क का प्रयोग कर लें, इतना ही काफी है। ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, चिंता स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम गड़बड़ होगा और आप ज्यादा बीमार होंगे। पिछले 15 दिनों की हम बात करें तो उस दौरान कोरोना के केस दिल्ली की हम अगर बात कर रहे हैं तो 100 से भी कम आ रहे थे, संक्रमण दर 1% के करीब था, लेकिन प्रतिदिन 2-3% जो थे वो उनकी डेथ भी हो रही थी। तो ऐसा मतलब क्या है? पहली बात देखिए, आंकड़े का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, 100 भी है या 1000 भी है। डेथ हो तो कंसर्न पॉइंट जरूर है। डेथ किन की हुई? जिनको क्या हाई रिस्क बीमारियां थी साथ में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, किडनी डिजीज। ये भी हो सकता है कि मरीज बीमारी कैंसर की लेके आया या हार्ट डिजीज की लेके आया, और कोरोना टेस्ट किया गया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कोरोना डेथ, जबकि डेथ कोरोना के कारण नहीं हुई, हार्ट डिजीज के कारण या कैंसर के कारण डेथ हुई। इसलिए ये पेचीदा मामला है। हर डेथ को कोरोना पॉजिटिव जस्ट होने के कारण कोरोना डेथ ना बोला जाए तो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल, अभी पिछले दिनों कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से काफी मौतें हो रही है, अचानक बल्ब की तरह लोग फ्यूज हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी माना जा रहा है जो कोविड आया हुआ है, उसके जो कोविड से संक्रमित हो चुका था, वैसे लोगों को ये अटैक कर रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर एरिक, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के जो एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने 8 केसेस में ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम डिसेक्शन करके देखा था, तो लंग के ब्लड वेसल में माइक्रोक्लॉट्स पाया गया था। माना था कि लंग इंजरी माइक्रोक्लॉट्स के कारण हो रही है, डायरेक्ट कोविड के कारण। मतलब माइक्रोक्लॉट बनना कोविड का एक मैनिफेस्टेशन है, एक लक्षण है। सेम माइक्रोक्लॉट हार्ट में अगर आ जाए तो हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। लेकिन क्या कोविड डायरेक्टली सारे हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये क्यों चिंता का विषय है? चिंता से आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं और कोविड का तनाव लेते हैं तो हो सकता है इसका मैनिफेस्टेशन हार्ट अटैक हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कोविड माइक्रोक्लॉट बनाए और हार्ट अटैक हो जाए, दोनों संभावना बनेगी। तो बेहतर है जो आपके कंट्रोल में है उसको करें, तनाव न लें, बीपी न बढ़ाएं और कोविड की चिंता न करें। इसको कंट्रोल रखें, हार्ट अटैक की संभावना कम रहेगी। जो वैक्सीन से जहां तक एक मिथ निकला था कि वैक्सीन लगाने से भी हार्ट अटैक हो रहा है, उसको साइंटिस्ट ने पूरा चेक करके खारिज कर दिया कि वैक्सीन से माइक्रोक्लॉट नहीं बन रहे हैं और डेथ नहीं हो रही है। वैक्सीन हर समय स्वस्थ व्यक्ति को लगाया जाता है, इसलिए उसकी सेफ्टी बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उसको साइंटिस्ट ने पूरी तरह तामील किया है, तभी जाके वैक्सीन आया है। तो जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि हमें इन नए वेरिएंट्स का और भी अन्य बीमारियों के प्रति जो अभी हमारे अंदर नहीं है उसको लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन शैली चलें और जिएं। और इसके अलावा जो आपने कोरोना के दौरान
आपने जो संयमित होकर के अपने जीवन जीने की शैली अपनाई थी, उस शैली को ही आप बरकरार रखें तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और सरकार से भी इन्होंने संदेश दिया है कि हमें जरूरत है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने की, ताकि सब सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों के प्रति भी लोगों को बेहतर इलाज सुविधाएं मिल सके। और इसके साथ ही हम अपने ह्यूमन मानव जीवन के प्रति जो है अपने जो फर्ज है उसको भी हम अदा कर सकते हैं। तो ईटीवी भारत से आशुतोष झा, दिल्ली।